हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल कटिंग चाय में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके सामने रखते हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस, जिसमें कि हमारा मुख्यतः विषय रहता है द एडिटोरियल एनालिसिस। इस अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस में हम आपके सामने एक तरह से अमर उजाला फ्रंट पेज की खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत की कुछ खबरें, वहीं कारोबार जगत की कुछ खबरें और देश विदेश की कुछ खबरें आपके सामने रखते हैं। यह सेशन एसएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा पहली जो हेडलाइन बनी है वो है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने एक तरह की अपनी टिप्पणी करते हुए कहा है कि जो अभी अभी एक तरह से हम कह सकते हैं जो बजट यूपी का माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो बजट पेश किया है, तो उसी के बारे में उन्होंने एक तरह से कहा है कि जो यह बजट है भारत में हरित नौकरियों को बढ़ाने के साथ ही वैश्विक भलाई में भी बहुत मदद करेगा। इस तरह की टिप्पणी उन्होंने की है। तो एक हरित क्रांति के बारे में, एक तरह से हरित ऊर्जा के बारे में उन्होंने अपनी एक बात कही है कि भारत अग्रणी देश है इसमें, और दुनिया में अनुकूल परिवर्तन इस क्षेत्र में भारत लाने वाला है। जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और भारत की अग्रणी स्थिति दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाएगी, और साल 2014 के बाद से इससे जुड़ी क्षमताओं को तेज गति से बढ़ाने के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। वहीं इसके बाद जो हमारी फ्रंट पेज की सेकंड जो खबर आती है वो है कि एक तरह से कांग्रेस नेता जो कि जिनका नाम है पवन खेड़ा को प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ एक तरह से विवादित बयान देने के चलते या अभद्र टिप्पणी करने के चलते उन्हें वे इंडिगो एयरलाइंस से एक तरह से कहीं यात्रा पर अधिवेशन में जा रहे थे, तो उन्हें बीच रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया है। तो खेड़ा जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, तो उन्होंने कहा है कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मेरी टिप्पणी अनुपयुक्त नहीं है। और वहीं जो मुख्यमंत्री हैं असम के, उन्होंने कहा है कि पुलिस को संबंधित धाराओं में गिरफ्तारी का अधिकार है। और शीर्ष कोर्ट ने अर्नब मामले का उदाहरण भी दिया है, और उदाहरण देते हुए कहा है कि वह इस मामले में प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने की संभावना तक सीमित रहेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे पहले पत्रकार अर्नब गोस्वामी मामले में भी यही तरीका अपनाया गया था। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट फ्रंट पेज की खबर आती है वो है रामपुर तिराहे कांड का, जो एक तरह से हुआ था मुलायम सिंह यादव की सरकार में। तो वही 23 पुलिसकर्मियों के एक तरह से गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं, और जिसमें कि 1994 को अलग राज्य की मांग के लिए एक तरह से जो देहरादून से बसों से आंदोलनकारी दिल्ली के लिए निकले थे, तो देर रात रामपुर तिराहे पर एक तरह से पुलिस की फायरिंग से 7 आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी, और फिलहाल 7 मुकदमे ज़िले में लंबित हैं। तो पुलिस की फायरिंग के बाद ये सब मामला सामने आया था, और कई लोगों की जिसमें जानें चली गई थी। तो इसी के चलते 23 पुलिसकर्मियों के गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन आती है फ्रंट पेज की तरफ से, वह है कि बैंक खाते बदलकर एक तरह से 3024 लोगों की एलपीजी सब्सिडी का एक तरह से लाभ उठाया गया है, या हम कह सकते हैं कि धोखाधड़ी की गई है। तो
3,000 जो 24 लोगों के जो खाते नंबर एक तरह से बदले गए हैं और उनकी राशि अपने फर्जी खातों में स्थानांतरित की गई है। वहीं इसके बाद जब हमारी नेक्स्ट जो फ्रंट पेज की खबर आ रही है वो है कि सरकार का जातीय जनगणना है, यानी कि जो जनगणना का एक तरह से जो सवाल है, तो जातीय जनगणना के आधार पर सरकार ने जनगणना करने से इनकार कर दिया है और जातीय जनगणना की मांग को लेकर विधानसभा में जो सपा के जो नेता हैं वो धरने पर बैठे हैं। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ से जो हमारे सामने खबर आ रही है वो है पहली MRSAM चीन सीमा पर तैनात की गई है और आत्मनिर्भर भारत की एक तरह से यह मिसाल एक तरह से हमारे सामने है और 2,448 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दुश्मन पर हमला कर सकती है और सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की स्वदेशी मिसाइल से लैस हुई है ये पूर्वी एक तरह से, और 100 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन ढेर होने की इसमें बात कही जा रही है और रडार मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से यह लैस है। तो इस प्रकार पहली MR और SAM चीनी सीमा पर एक तरह से तैनात की गई है। वहीं हमारी जो दूसरी हेडलाइन बन रही है वो है कि घाटी में आतंकियों का सफाया करने वाली चारू जो है एक तरह से जो कि सेना में भर्ती थी और वे 4 CRPF सेक्टर की एक तरह से IG बनाई गई हैं और इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन आती है वो है कि खालिस्तान समर्थकों ने बंदूक व तलवारों से थाने पर एक तरह से हमला बोला है। अमृतसर की ये घटना है और बैरिकेड तोड़ थाने में घुसे हैं ये सभी जो खालिस्तान समर्थक व्यक्ति हैं और हिंसक झड़प में अभी तक 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और अमृतपाल के पहुंचते ही एक तरह से यह भीड़ उग्र रूप लेती हुई वहाँ पर नज़र आई है। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन माफ़ कीजिएगा ये देश विदेश की खबर है। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन अब इसके बाद जो आ रही है वो है वंशवादी पार्टियां नहीं कर सकती भला, भाजपा देगी भ्रष्टाचार मुक्त शासन। एक तरह से जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी उन्होंने ये टिप्पणी करते हुए कहा है कि जो परिवारवादी पार्टियां हैं जो परिवार को ही अपने एक तरह से फ़ायदा पहुंचाने का काम करती हैं तो वे पार्टियां भला किसी का कर नहीं सकती हैं और भाजपा एक तरह से भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन आ रही है वो है कि ट्रेनों में अब एक तरह से जो डोसा है, समोसा है, गुलाब जामुन है, तो IRCTC ने इसके लिए एक तरह से आला कार्ट मेन्यू एक तरह से शुरू किया है जिसमें कि अब लोग डोसा, समोसा और गुलाब जामुन का स्वाद भी ले सकेंगे और चाउमीन, मोमोज समेत 70 व्यंजन जिसमें शामिल किए गए हैं। वहीं इनके जो दाम रहने वाले हैं जैसे कि रोटी का दाम 10 रुपये रहने वाला है, कचौड़ी यानी कि पूरी का जो दाम है 10 रुपये रहने वाला है, इडली 20 रुपये की मिलेगी, ब्रेड बटर 20 रुपये की मिलेगी, 2 समोसे एक तरह से 20 रुपये के मिलेंगे यानी कि 10 रुपये का एक समोसा, 2 दही वड़ा एक तरह से 30 रुपये के मिलेंगे। इसी तरह से ढोकला है, डोसा है, पोहा 30-30 रुपये के मिलेंगे और दही चावल जो है, 2 पनीर पकौड़ा है, पाव भाजी, वेज नूडल और चीज़ सैंडविच 50-50 रुपये के मिलेंगे। दाल बाटी चूरमा, चिली चिकन, फ़िश फ्राई, चिकन फ्राइड राइस 100 रुपये के मिलेंगे। जलेबी 60 ग्राम, गुलाब जामुन एक तरह से 20-20 रुपये की मिलेंगी और वड़ा पाव वेज झाल मूढ़ी 30-30 रुपये की मिलेंगी। लिट्टी चोखा वेज खिचड़ी 50-50 रुपये की मिलेगी और 2 रागी का लड्डू 30 रुपये का मिलेगा और 2 रागी का कचौड़ी एक तरह से 30 रुपये की मिलने वाली है। IRCTC की अभी ये नई हाल ही में कार्ट मेन्यू बनाया गया है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं कारोबार जगत की खबर की तरफ। तो कारोबार जगत की खबर में हमारी जो सबसे पहली खबर है वो है
बजट के जो उपाय किए गए हैं उससे नौकरियां बढ़ने की एक तरह से उम्मीद जताई जा रही है और अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है उसमें भी तेज़ी आने की बात कही जा रही है, जिससे और वहीं 6.5% जो रह सकती है आर्थिक वृद्धि दर। और 2023-24 में महंगाई व कैड मार्च मोर्चे पर जो जोखिम है कम रहने वाला है। तो वित्त मंत्रालय ने इसमें कहा है कि वैश्विक उत्पादन में नरमी के बावजूद सबसे तेज रहेगी भारत की वृद्धि दर। उधर सुब्बा राव जो हैं उन्होंने बजट में नौकरियों पर पर्याप्त जोर नहीं देते हुए अपनी टिप्पणी की है कि आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर है डी सुब्बा राव ने एक तरह से बृहस्पतिवार को कहा है कि 2023-24 के बजट में नौकरियों पर पर्याप्त जोर नहीं दिया गया है। और बजट को लेकर सबसे बड़ी निराशा के सवाल पर उन्होंने कहा है कि कोरोना से पहले भी बेरोजगारी की समस्या को लेकर स्थिति काफ़ी खराब थी, महामारी के कारण यह खतरनाक हो गई है और बजट भी इस समस्या से सीधे निपटने में विफल रहा है। माना गया कि वृद्धि से अपने आप रोजगार पैदा हो जाएंगे। और इसी तरह उन्होंने अपनी टिप्पणी की है। वहीं कर स्लैब में संशोधन से मांग बढ़ाने की कोशिश की गई है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि 2023-24 में पूंजीगत खर्च में वृद्धि, हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और वित्तीय बाजार को मजबूत बनाने जैसे उपायों से देश में नौकरियां बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कारोबार जगत की खबर आ रही है वह है जो अडानी के जो एक तरह से शेयर हैं उनमें गिरावट आने से एक महीने में 50,000 करोड़ रुपए का एक तरह से घाटा, एक तरह से एलआईसी का जो निवेश है या निवेश मूल्य है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि 50,000 करोड़ रुपए का उसमें वो एलआईसी का जो निवेश हम कह सकते हैं तो उसमें घटा है, यानी कि 50,000 करोड़ रुपए कम एक तरह से उसमें कम एलआईसी में इन्वेस्ट हुए हैं। वहीं इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन आ रही है वो है वैश्विक स्तर पर भारत में बढ़ेगा सबसे ज़्यादा वेतन। एक तरह से पूरे ग्लोबलाइजेशन के नज़रिए से अगर देखें तो पूरे वैश्विक स्तर पर भारत में सबसे ज़्यादा वेतन बढ़ने की मांग, सबसे ज़्यादा वेतन बढ़ने की एक तरह से उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें कि 10.3% की वृद्धि हो सकती है वेतन में और 2022 में 10.6% जो कि बढ़ा था एक तरह से। वहीं इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो है हमारी खेल जगत की तरफ से। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारा T20 विश्व कप का एक तरह से मैच चल रहा है, हमारी जो भारत देश की एक तरह से जो बेटियां हैं उनका, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल कर ली है और 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला एक तरह से हमारी जो भारत टीम है वो हार गई है और सेमीफाइनल 5 रन से जीत ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार फाइनल में पहुंच गई है। और वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट खेल जगत की तरफ से खबर आ रही है वो है नहीं चले हॉलैंड, लिजपिंग ने सिटी को 1-1 से ड्रॉ पर रोका। फुटबॉल में ये खबर है और पहले हाफ में बढ़त के बावजूद जीत हासिल नहीं कर पाई है मैनचेस्टर। और वहीं खिताब की दावेदारी मानी जा रही इंग्लिश प्रीमियर लीग विजेता मैनचेस्टर सिटी को आरबी लिपजिग ने 1-1 की बराबरी पर रोक दिया है। और एक तरह से 70वें मिनट में एक तरह से हम कह सकते हैं क्रोएशिया के सेंटर बैक जास्को गुडार्डियोल ने लिपजिग के लिए बराबरी का गोल किया है। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट खेल जगत की तरफ से खबर आ रही है वो है मैक्सवेल, मार्श और रिचर्डसन की एक तरह से भारत वापसी हुई है और भारत के खिलाफ होने वाली वनडे श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम घोषित कर दी गई है, जिसमें कि ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल मार्श, तेज गेंदबाज झाई रिचर्डसन की भारत के खिलाफ होने वाली आगामी वनडे श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी हुई है। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो कारोबार जगत की तरफ, खेल जगत की तरफ से हमारी जो खबर आ रही है वो है कि आईपीएल टीम के जो कप्तान एक तरह से हैदराबाद के जो कप्तान आईपीएल जो मैच होने वाला है उसमें
एक तरह से जो हैदराबाद टीम के जो कप्तान बने हैं वो मार्करम बने हैं। और इसके बाद हम चलते हैं अपनी एडिटोरियल एनालिसिस की तरफ। तो एडिटोरियल एनालिसिस में चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी फर्स्ट हेडलाइन बनी है भारत की आर्थिक ताकत। तो यह जो हेडलाइन लिखी गई है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये IMF की जो प्रबंध निदेशक हैं जिनका नाम क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, उनका एक बयान है जिसमें कि उन्होंने बयान दिया है कि डिजिटलीकरण के जरिए और बजट में पूंजी खर्च बढ़ाकर एक तरह से भारत आर्थिक मुश्किलों के दौर में दुनिया भर में उम्मीद का केंद्र बना हुआ है। और उन्होंने कहा है, भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि वह भारतीय अर्थव्यवस्था की जो शक्ति है का ही एक तरह से सबूत उन्होंने कहा है। भारतीय एक तरह से वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत की जो उपलब्धियां हैं, तो उसे एक तरह से उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की शक्ति का ही सबूत बताया है। वहीं उन्होंने कहा है कि इस साल भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि में अकेले 15% का योगदान देगा। और आगे कहते हुए उन्होंने कहा है कि महामारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को डिजिटलीकरण के जरिए महामारी के कारण हुई गिरावट से उबरने में मदद मिली है। सिर्फ यही नहीं कि बेंगलुरु में G20 के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक में भाग लेने से पहले उनके इन विचारों की प्रासंगिकता बहुत बढ़ गई है, बल्कि उन्होंने भारत द्वारा घोषित G20 के आदर्श वाक्य एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य को जिस तरह बेहद प्रेरक बताया है वह अलग से ध्यान आकर्षित करता है। उन्होंने खासकर यह रेखांकित किया है कि भारत हरित अर्थव्यवस्था में निवेश कर रहा है। वर्ष 2022 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 3.4% थी और IMF के मुताबिक वर्ष 2023 में यह 2.9% और 2024 में 3.1% रहने वाली है। ऐसे ही भारत की आर्थिक वृद्धि दर मौजूदा वित्त वर्ष में 6.8% और अगले वित्त वर्ष में 6.1% रहने का अनुमान है। भारत तब चमक रहा है जब IMF ने 2023 को एक मुश्किल साल बताया है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के मुताबिक समझदारी भरी राजकोषीय नीति और आगामी बजट में प्रस्तावित पूंजी के दम पर भारत को वृद्धि की लय बरकरार रखने में मदद मिलेगी। और इसमें दो राय नहीं कि सरकारी खर्च बढ़ाकर भारत आर्थिक विकास की गति बढ़ाए रखने में सफल होगा। लेकिन यह भी सच है कि अगले वर्ष लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए खर्च बढ़ने का असर वित्तीय अनुशासन पर पड़ेगा, जिससे मुद्रास्फीति आगे और बढ़ेगी। तत्कालिक कारणों से खुदरा मुद्रास्फीति थोड़ी कम भले हुई हो, लेकिन रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने मुद्रास्फीति पर जैसी वहीं तत्कालिक कारणों से एक तरह से जो खुदरा मुद्रास्फीति की है तो थोड़ी कम भले ही हुई हो, लेकिन रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने मुद्रास्फीति पर जैसी चिंता जताई है उससे साफ है कि आगामी दिनों में ब्याज दरों में फिर वृद्धि होनी है। इसके अलावा मानसून की स्थिति भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी। इन सब के बावजूद विकसित देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति स्वाभाविक ही ज़्यादा उम्मीदें जताई जा रही हैं। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन अभी आ रही है वो है एक तरह से जो विपक्षी गठबंधन है, तो उसी पर एक लेख लिखा गया है। KS तोमर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो उन्होंने यह लेख लिखा है। उन्होंने जो लेख की हेडलाइन है उसमें कहा है, जो हेडलाइन है वो है कि अभी दिल्ली दूर है। तो एक तरह से विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने की कांग्रेस की महत्वाकांक्षा ने एक तरह से हम कह सकते हैं कि विपक्षी एकता पर सवालिया निशान लगा दिया है। और इसलिए नरेंद्र मोदी के विरोध में दो मोर्चे हो सकते हैं, जिससे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा का काम आसान हो जाएगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस दावे को देखते हुए कि अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन की सत्ता में आएगा, यह निश्चित प्रतीत होता है कि वह नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, जो अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सहयोग के 2024 के संसदीय चुनाव में नरेंद्र मोदी की भाजपा को हराने के लिए विपक्ष का संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए एक तरह से क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने का अर्थक प्रयास कर रहे हैं।
विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार के सामने दो विकल्प छोड़े हैं। पहला, नीतीश को कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को स्वीकार कर लेना चाहिए, जिसने उनके समक्ष एक से बड़ी दुविधा पैदा कर दी है। दूसरा, यदि कांग्रेस नेतृत्व वाला गठबंधन अस्वीकार्य है तो वह कांग्रेस को भूल जाएं और खुद को नए गठबंधन के प्रमुख के रूप में पेश करें, जिसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, के चंद्रशेखर राव, अखिलेश यादव जैसे गैर कांग्रेसी सहयोगी शामिल होंगे। कांग्रेस ने नीतीश पर परोक्ष हमला तब किया जब उसने कहा कि वह कुछ नेताओं की तरह भाजपा के साथ कभी नहीं गई, जो मोदी के खिलाफ समान विचारधारा वाले नेताओं के गठबंधन का नेतृत्व करने की उसकी महत्वाकांक्षा का संकेत था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखते हुए कांग्रेस के प्रतिनिधि राहुल गांधी को गठबंधन का नेता बनाने के प्रस्ताव का विकल्प चुन सकते हैं, अगर वह इसे अस्वीकार नहीं करते हैं। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो वे अंतिम क्षण के रणनीतिक कदम के रूप में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में दलित नेता खड़गे के नाम की घोषणा करके हैरान कर सकते हैं। और आंकड़ों के अनुसार 543 लोकसभा सीटों में से अनुसूचित जाति की सीटों की संख्या 84 है और दर्जनों सीटों के परिणाम इसी जाति के मतदाता तय कर सकते हैं, जो भाजपा के साथ साथ अन्य दलों के गणित को उलट कर सकता है। और कांग्रेस ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि विपक्षी एकता न तो कांग्रेस के बिना संभव है और न सफल होगी, क्योंकि क्षेत्रीय दलों के विपरीत उसकी अखिल भारतीय उपस्थिति है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC का सत्र 24 से 26 फरवरी के बीच होना है, जिसमें विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। और कांग्रेस का कहना है कि वह अपनी भूमिका अच्छी तरह जानती है और दोहरे चेहरे वाले लोगों को मान्यता नहीं देती है। और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत शुरू कर दी है और जानकारों का कहना है कि विपक्षी एकता तभी संभव है जब कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के नेता सीटों के बंटवारे पर सहमत हों, जो राज्यों में संख्या बल के आधार पर होना चाहिए। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में विपक्षी नेताओं को कांग्रेस को बड़ा हिस्सा देना एक तरह से होगा, जहां भाजपा के साथ उसका सीधा मुकाबला है। इसी तरह कांग्रेस और अन्य दलों को पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु में स्टालिन और महाराष्ट्र में शिवसेना, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जैसे नेताओं के लिए मैदान खुला छोड़ना होगा, जहां उनका वर्चस्व है। नीतीश कुमार संयुक्त विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं, क्योंकि वे क्षेत्रीय दलों को स्वीकार्य होंगे और सोनिया और राहुल सहित कांग्रेस नेताओं का उनके प्रति नरम रुख है, जो लालू प्रसाद यादव की पहल के कारण संभव हो सका है। यदि वोटों के बंटवारे को टाला जा सकता है तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को पटखनी देने के लिए विपक्षी एकता की यह एक बड़ी ताकत होगी। वर्ष 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी राजग का चेहरा थे और भाजपा ने 282 सीटें जीती और राजग का कुल आंकड़ा 336 था, जिसमें 29 सहयोगी दल थे। हालांकि 13 छोटे दलों का स्ट्राइक रेट 0 था। भाजपा ने 2019 में छोटे दलों के अलावा 11 राज्यों में गठबंधन किया और स्वतंत्र रूप से 303 सीटें जीती। विश्लेषकों का कहना है कि पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना, कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, असम में असम गण परिषद और अब बिहार में जदयू की राजग से विदाई ने 2024 के संसदीय चुनावों में स्ट्राइक रेट बनाए रखने की भाजपा की रणनीति पर सवालिया निशान लगा दिया है। इसलिए हाईकमान नई रणनीति इसमें एक तरह से अपना सकता है। कई राज्यों, विशेष रूप से दक्षिण में भाजपा अपने बूते खड़ी नहीं हो सकती है और इसलिए सहयोगी तलाशना ज़रूरी हो गया है। लेकिन अब वह इस मोर्चे पर कमज़ोर हो गई है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों के सामने अपने राज्यों में अस्तित्व का सवाल प्राथमिकता में है। महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस की सफलता के बाद बिहार की बारी थी, लेकिन नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे नहीं थे जो सत्ता गंवा बैठे। इसलिए नीतीश ने भाजपा का साथ छोड़कर अपने विरोधी राजद को गले लगा लिया है और नई सरकार का गठन किया है। तो विभिन्न कारणों से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के बीच 15 राजनीतिक दलों ने राजग को एक तरह से छोड़ दिया है और भाजपा राज्यों के नए प्रभावी साझेदार बनाने के लिए संघर्ष करने का फैसला एक तरह से लिया गया है, जिसमें कि हालांकि वह छोटे दलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और विपक्षी दलों
को बढ़त मिली है, जिसमें और बशर्ते उनके नेता अपने अहंकार और अपनी अति महत्वाकांक्षा से बाहर आने आए। इस तरह की बात कही गई है कि नीतीश कुमार के सहयोगी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव निश्चित रूप से बड़ी भूमिका निभाएंगे। सिंगापुर से सफल इलाज कराकर लौटे लालू प्रसाद यादव इस कवायद को नया आयाम देंगे, क्योंकि वह तेजस्वी का मार्गदर्शन कर सकते हैं, जो पहले से ही कई मुख्यमंत्री और गैर भाजपा पार्टी नेताओं से मिल चुके हैं। लालू यादव के सोनिया एवं राहुल गांधी से अच्छे रिश्ते हैं, जो भाजपा को चुनौती देने के लिए महत्वपूर्ण चेहरे होंगे। लेकिन क्षेत्रीय दलों के अहंकार और आंतरिक बाधाओं के चलते विपक्षी एकजुटता मरीचिका लग सकती है। इसलिए विपक्ष के लिए दिल्ली अभी दूर है। विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने की कांग्रेस की महत्वाकांक्षा ने विपक्षी एकता पर सवालिया निशान लगा दिया है। इसलिए नरेंद्र मोदी के विरोध में 2 मोर्चे हो सकते हैं, जिससे 2024 में भाजपा का काम आसान हो जाएगा। वहीं इसके बाद जो हमारी अंत में एक तरह से जो अमर उजाला की तरफ से एक छोटी सी कहानी हम आपके सामने रखते हैं हमेशा की तरह। तो उसका जो हेडलाइन है वह है धन का उपयोग, कि हमें धन का उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए। तो धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि धन का जो सदुपयोग या तो ज़रूरतमंदों की आवश्यकताओं की पूर्ति में या अथवा अपने परिवार व समाज के लिए मर्यादा पूर्वक उपभोग करने में निहित है। जो व्यक्ति कृपण होता है उसका धन मिट्टी पत्थर के समान पड़ा रह जाता है। ऐसा धन असीम दुख का कारण भी बनता है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा था, दान संविभाग अर्थात संपत्ति का सम्यक विभाजन ही दान है। बाइबल में कहा गया है कि वैसा दान ही सार्थक होता है जिसमें दाएं हाथ से दिए गए दान का पता बाएं हाथ को भी न चले। माघ जितने बड़े कवि थे उतने ही बड़े दानी। अपने दरवाजे पर आए याचक को दान देने से उन्हें संतोष मिलता था। एक दिन राजा ने उन्हें इनाम के रूप में धन दिया। उन्होंने तमाम धनराशि याचकों में बांट दी। घर पहुँचे तो द्वार पर भी याचक खड़ा था। अब उनके पास देने को कुछ नहीं बचा था। याचक ने कहा, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, दवा के लिए पैसे नहीं हैं। माघ ने द्रवित होकर प्रार्थना की कि हे मेरे प्राणनाथ, इस विवशता में आप स्वयं मुझे छोड़ चलिए। आत्महत्या पाप है, अन्यथा मैं प्राण त्याग देता। अचानक उनके एक मित्र ने जेब से मुद्रा निकालकर याचक को दे दी। तो इस प्रकार ये धन का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, यह कहानी हमें उसकी सीख देती है। वहीं इसके बाद इस अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस के बाद हम आपसे विदा लेते हैं और आपसे यही आशा करते हैं कि आप हमारे साथ निरंतर बने रहेंगे अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस में, जिसमें कि हमारा मुख्य विषय हमेशा द एडिटोरियल एनालिसिस निरंतर रहता है। तो अंत में विदा लेते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।